यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे होते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत न देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश करने के लिए वो स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती। वो दीवार सड़ गई है, टीप टॉप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा, अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी, बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया, फर्नीचर किराए के थे। ये सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़े धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही है। ये स्वांग इसीलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता है तो चौंक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में बेराई से पूछते हैं, कौन है? तुम जानती हो, मैं धन की लौड़ी नहीं, मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ, जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है। वो आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइयाँ कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी। यूँ मुझसे पर्दा करके यह मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं धोते, मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं। ये चिंता मुझे मारे डालती है। अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती तो मैं यहाँ मंसूरी आती ही क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए। ये हजारों रुपये पर क्यों पानी पड़ता? सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 300-400 मिलेंगे। समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह न मिली तो यह क्या करेंगे, ये फिक्र और भी खाए डालती है। मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती, मगर शायद यह मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ, जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है, दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब दी जाती है और बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा विलास में मग्न रहना चाहती हूँ, मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौक पर बैठी हो, मैं नए द्रुतागामी मोटर बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ हैं, लेकिन कोई दैवीय विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल के टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस तुम्हारी पद्मा गोरखपुर। प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्ट, वाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से
रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है, फिर देखूं कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, ये तो मानवीय स्वभाव है, सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वान को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजिमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं, यही समझ लो कि इन दोनों में फूल फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। और इस ज्ञान उपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपापत्र मुझे मिला। बहन, वो खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई, इसका तुम अनुमान नहीं कर सकती हो। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हैं। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी, सारे घर में खलबली पड़ गई। तुम्हें वो पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता, मेरे लिए वो संजीवन मंत्र था, आशादीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख न पाऊं, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े पर अपनी दूसरी शादी न करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मामला इतना तूल न खींचेगा। ये लोग थोड़े दिनों में नर्म पड़ जाएंगे और तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठा कर लाऊंगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ न चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वो क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वो जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भरे आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली से प्यारी बहन, तुझसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने का कारण आलस्य न था, सैर सपाटे की धुन न थी। रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ी रहती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मंसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई है। ये सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है, मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वो मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वो निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा बेफिक्रा मैंने आदमी ही नहीं देखा। हाजिरी की परवाह है, न दिन की, बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। उन्हें डॉट तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ वो मेरे प्रबंध की आलोचना करें, ऐब निकालें। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज लाऊं तो ये बतावे मैं जट गई या जीत आई। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक की चीजें खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिए कोई चीज लाऊं तो वो नाराज न होंगे। नहीं, मुझे विश्वास है खुश होंगे, लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक सिंगार की चीजें वो खुद ला कर दे। उनसे लेने में जो आनंद है वो खुद जाकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपये महीना देते हैं।
और उन रुपयों को मैं अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकती हूँ। पर न जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपये खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता वो किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ में ही नहीं आता वो किस बात से खुश और किस बात से नाराज होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखती थी। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर न लिखे होते थे उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही न होती थी। सोचते थे मेहनत अकाट जाएगी। मैं रोज प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रिग से भेंट हो गई। वो लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती है। किसी का सिर भी धमका और मिस रिग बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस रिग को पढ़ाया था। उसका एहसान वो अब भी मानती है। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होती। मिस रिग ने दावत मंजूर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।